नाज़रीन, फतह 1 और फतह 2 मिसाइल जो हमने इस्तेमाल किया था पाकिस्तानी अवाम की मौजूदगी में भारत पर और भारत के गरूर को खाक मिलाया था। तो तसव्वुर करें अगर फतह 1, 2 के बाद फतह 4 मिसाइल पाकिस्तान आ गया तो क्या होगा। नाज़रीन, फतह 4 मिसाइल ऑफिशियली तस्दीक होना इसकी सिर्फ बाकी रह गई है, बन चुका है ये क्रूज मिसाइल और बहुत जल्द पाकिस्तान आर्मी में इसकी इंडक्शन हो जाए। ऐन मुमकिन है कि कल जो बहुत बड़ा एयर शो होगा और कल जो वेपन्स का डिस्प्ले किया जाएगा 14 अगस्त को यौम आज़ादी की खुशी मनाई जा रही होगी, मार्का हक की खुशी मनाई जा रही होगी, तो उसी के साथ ऐन मुमकिन है कि फतह 4 मिसाइल भी वहां पर डिस्प्ले के लिए मौजूद हो, क्योंकि जिन्ना स्टेडियम के सामने इसका डिस्प्ले कर दिया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, मारखोर भारत के दिफाई मरकज में घुस गए हैं, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में घुसकर वहां से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। पाकिस्तान उनके साइंसदानों की, उनके अफसरों की, उनके दौरों की, उनके मिसाइल के तजर्बात की तमाम तर इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। नाज़रीन, भारत खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि जनूबी एशिया का नया चौधरी पाकिस्तान है। ये भी एक तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है जिसने भारत की परेशानी में इजाफा कर दिया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी रोक कर दिखाए तो हम देखेंगे कि उनका क्या होगा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत को धमकी लगा दी है, क्लियर एक पैगाम दिया है कि एक कतरा भी आप पानी का रोक कर दिखाएं, फिर देखें कि होता आपके साथ क्या है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, अमरीकी वजीर खजाना ने भारत को शटअप कॉल भी दी है और भारत के खिलाफ एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है, एक ऐसा बयान दिया है कि भारत तो हठधर्मी का शिकार हो चुका है, भारत तो हठधर्म हो चुका है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के अंदर उनकी अपनी आवाम की जानिब से तनकीद भी की जा रही है और हाथ जोड़े जा रहे हैं कि अरे भाई मोदी, अपनी सियासी साख को बचाने के लिए, अपनी सियासी साख को बहाल करने के लिए इस फौजी वर्दी का इस्तेमाल ना करो। एटलीस्ट ये क्यों भारतीय आवाम की जानिब से सवाल किया जा रहा है, क्यों हाथ बांधे जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया, वो भी आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे, फतह 4 मिसाइल। नाज़रीन, फतह 1 और फतह 2 मिसाइल ने जो भारत का हाल किया वो आपने देखा, और पाकिस्तानी अवाम की मौजूदगी में, पाकिस्तानी अवाम बैठी हुई थी और उनकी मौजूदगी में जब मिसाइल्स हमने भारत पर दागे और जिस तरीके से उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, उनके जो हेडक्वार्टर्स को, उनकी बेसिस को, एयर बेसिस को निशाना बनाया, आप सबके सामने है। वो मंजर नहीं भूलेगा, रहती दुनिया तक भारत को जो है वो याद रहेगा। नाज़रीन, इसके बाद अब फतह 4 मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल है जिसको पेश किया गया है और जिन्ना स्टेडियम के सामने इसको पेश किया गया आवाम के सामने। ये जमीन के करीब परवाज करने की सलाहियत रखता है और एक क्रूज मिसाइल है, मुख्तलिफ कन्वेंशनल वॉरहेड्स को ले जाने की सलाहियत रखता है, बड़ा जबरदस्त है। 750 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है और ये जदीद तरीन मिसाइल का वर्जन है। ये फतह सीरीज का एक बड़ा जबरदस्त वर्जन है और इसके अंदर बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी भी नस्ब की गई है जिसकी बदौलत ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को चीरते हुए, उनको चकमा देते हुए कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान बन चुका है पाकिस्तान में, और मजे की बात यह है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मकामी तौर पर तैयार किया गया है, ये पाकिस्तान ने खुद बनाया है और ऐन मुमकिन है कि फौज को 14 अगस्त को या फिर बहुत जल्द दे दिया जाए, क्योंकि इसको जो प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंटेशन वो कर दी गई है, दिखा दिया गया कि फतह 4 मिसाइल पाकिस्तान ने बना लिया। नाज़रीन, एक ये खुशखबरी बड़ी सामने आई है और दूसरी खबर ये है कि दिफाई मरकज में भारत के मारखोर दाखिल हो चुके हैं। भारत के दिफाई मरकज में, मिलिट्री हेडक्वार्टर में नाज़रीन दाखिल हो चुके हैं पाकिस्तानी मारखोर। भारत खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है, खुद इस बात का एतराफ़ कर रहा है। जैसलमेर में पाकिस्तानी जासूस वो कह रहे हैं कि हमने एक पकड़ा है, और DRDO, नाज़रीन DRDO ये डिफेंस का एक जो है उनका इदारा है और ये वेपन्स और मिसाइल्स और दीगर जो है वो टेक्नोलॉजी, उनके फ़ौज की टेक्नोलॉजी बनाती भी है और उसकी दिफाई तरक्की के लिए एक काम करती है। तो नाज़रीन, वहाँ के एक गेस्ट हाउस में कोई मेहमान नहीं बल्कि उस गेस्ट हाउस के मैनेजर को इन्होंने गिरफ्तार किया और उसका नाम था महिंद्रा प्रसाद।
مہندرا پرساد کو جب راجستھان پولیس نے گرفتار کیا تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ISI کا ایجنٹ ہے اور ISI کے ایجنٹ ہونے کی وجہ سے اس کو حراست میں لے لیا گیا اور ناظرین یہ کہا گیا کہ اس نے بڑی اہم انفارمیشن پاکستان تک پہنچائی ہے. اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا, حراست میں لے لیا گیا. لیکن ناظرین تصور کریں ان کے گیسٹ ہاؤس کا مینیجر مارخور تھا اور انہیں علم ہی نہیں تھا اس بات کا. اب جو بھارتی میڈیا اس وقت کلیم کر رہے ہیں, واٹ آر دے سیئنگ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بھارتی سائنسدانوں, بھارتی افسروں, ان کی ٹریولنگ, ان کے دورے اور پھر چندن فیلڈ فائرنگ رینج میں جو میزل کے تجربات تھے ان کی تمام تر انفارمیشن پاکستان کو دے دی ہے. ناظرین اب دیکھیں, بھارت کے اندر ان کے گیسٹ ہاؤس, ان کے دفاعی مرکز کے اندر پاکستانی مارخور مینیجر کے طور پر کام کر رہا تھا اور انہیں ابھی تک علم ہی نہیں تھا. تمام تر آفیشیل اور سیکرٹ انفارمیشن پاکستان تک پہنچا دی گئی ہے جو کہ بھارت کے منہ پر ایک زراعتی دار تھپڑ ہے اور یہ بھارت کو ایک بہت واضح پیغام بھی ہے جو ترجمان پاک فوج کی جانب سے دیا گیا تھا جب بین الاقوامی میڈیا کو وہ انٹرویو دے رہے تھے کہ بھارت یہ نہ سمجھے کہ وہ حملہ کرے گا, وہ جارحیت کرے گا تو ہم خاموش بیٹھیں گے. اس مرتبہ بھارت کے مشرق سے شروع ہوگا اور بھارت کے اندر سے گھس کر ہم ان پر حملہ کریں گے. شاید یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر بھی نہیں ہم اسے کہہ سکتے, یہ تو ایک چھوٹا سا پیادہ ہو سکتا ہے, ایک چھوٹا سا معمولی سا کارندہ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے دفاعی مرکز میں موجود تھا. تو تصور کریں کہ پاکستانی مارخوروں کا جال کس طریقے سے بھارت میں بچھا ہوگا اس وقت. تو آپ کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ یہ گدڑ بھپکیاں ماریں اور نہ کہ آپ یہ دھمکیاں اور فضول کی باتیں کریں. آپ اپنے دفاعی معاملات کو, اپنے پہلے دفاعی مراکز کو تو سنبھال لیں. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کا چودھری بن چکا ہے. جی ہاں ناظرین, یہ فائنینشیل ٹائمز برطانوی جریدے نے ایک رپورٹ پیش کی ہے, تہلکہ خیز رپورٹ. اب بھارت کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا. دا ریزن از بھارت پاکستان کو گرانے کی بڑی کوشش کر رہا ہے, بھارت پاکستان کی عزت کو خراب کرنے کی بڑی کوشش کر رہا ہے. لیکن آپ کیسے بین الاقوامی میڈیا کو انفلوئنس کریں گے؟ آپ اپنی میڈیا پر تو قدغن لگا سکتے ہیں, پابندی لگا سکتے ہیں, پریشرائز کر سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں, بین کر سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں, صحافیوں کو غائب کروا سکتے ہیں, جیلوں میں ڈال سکتے ہیں. بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ ناظرین برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز نے ایک رپورٹ پیش کی ہے پوری دنیا کے سامنے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ عاصم منیر کو, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اسٹریٹجک ثالث کے طور پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین انہوں نے کہا یہ حالیہ دورے جو ہوئے ہیں, 2 دورے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے, یہ گیم چینجر دورے تھے اور اس نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو مضبوطی لائی ہے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو جو مضبوط کیا ہے, جو بحال کیا ہے, وہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بھی ہے, ان کی پریشانی میں اضافہ بھی ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اتنا بڑا ٹرن آخر کیسے آ گیا. تو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا رول ہے, ایک بہت بڑا کردار ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے میں. ایک جب پہلے وہ دعوت پر جاتے ہیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود فیلڈ مارشل کا استقبال کرتے ہیں, ظہرانے پر جب انہیں دعوت دی گئی تھی, اور دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھاتے ہیں, لنچ کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور پھر جنرل کوریلا کی ریٹائرمنٹ, سینٹ کام کے جو کمانڈر ہے, چیف ہیں, ان کی جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو پھر ان کو دوبارہ سے بلایا جاتا ہے, دعوت پر مدعو کیا جاتا ہے اور پھر وہ نئے سینٹ کام کے چیف سے ملاقات کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تو یہ 2 دورے انتہائی اہمیت کے حامل تھے اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر اب امریکہ پاکستان کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ بیک وقت روس کے ساتھ, چین کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ, جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ایکسکلوڈنگ انڈیا, پاکستان کا رول بڑا ایک ڈیفائننگ ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ریٹن ڈاؤن ان دا ہسٹری. اتنا امپورٹنٹ رول پاکستان پلے کر رہا ہے اور پھر ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اور معاملات کو بہتر کرنے کے لیے گلوبل پالیٹکس کے اندر پاکستان اپنی سپیس کریٹ کر چکا ہے ڈیو ٹو اٹس ڈپلومیٹک ریلیشنز اینڈ ڈیو ٹو اٹس گریٹ, ان کی زبردست سفارتکاری کی وجہ سے. ناظرین اب ناظرین اگر دیکھا جائے, پاکستان کے وزیر اعظم بھی میدان میں آ چکے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو ایک واضح پیغام دیا ہے. 6 اور 10 مئی کے بعد پاکستان ایک نئے وجود میں آ چکا ہے, ایک ایسا وجود جس کو آپ نے دھمکانے کی کوشش کی, ایک ایسا وجود جس کا آپ نے ایک بوند پانی بند کرنے کی کوشش کی نا, تو آپ دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے.
भारत पाकिस्तान का एक बूंद पानी भी जो है वो नहीं छीन सकता, उनकी औकात ही नहीं है, उनकी हिम्मत ही नहीं है। नाज़रीन, पूरी दुनिया ने देखा कि हमने उनके किस तरीके से 6 तैयारे गिराए थे, जिनमें 4 तो उनके राफेल थे, जो ये कह रहे थे कि राफेल हमारे पास आ जाए तो हम देखेंगे कि क्या होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी मैदान में है, पाकिस्तानी अवाम के साथ है, पाकिस्तान के साथ, सरजमीन के साथ खड़ी है, और वो ये कह रही है कि पाकिस्तान की सालमियत, बका और अमन पर कोई आंच नहीं आने देंगे पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर देखा जाए, अमेरिका ने भारत के साथ जो किया वो आप चेक करें। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद उनके वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट भी मैदान में आ चुके हैं। वो ये कह रहे हैं भारत को कि भारत हठधर्मी पर उतरा हुआ है, भारत के साथ अभी मामलात तय हो रहे हैं और भारत मुसलसल हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है, इसीलिए उन पर ये पाबंदियाँ आयद हो रही हैं, इसीलिए उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। ऐन मुमकिन है, या फिर ये हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं कि अक्टूबर के एंड तक शायद भारत के साथ मामलात ठीक हो जाए, बहाल करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, भारत की जानिब से जो रवैया है नाज़रीन, उसके पेश नज़र नहीं लगता कि उनके साथ, अमेरिका के साथ उनके हालात जो है वो ठीक होंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस ने भी फिर जो वो पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी थी उसकी पूरी दास्तान, उसका जो पूरा एक लाइनअप, एक पूरी स्टोरी थी, उससे पर्दाफाश करती है। जो भारत कह रहा था अमेरिका का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, उन्होंने कहा ये बकवास कर रहे हैं, कोई रोल नहीं है। अमरीकी सदर, अमरीकी नायब सदर, अमरीकी महकमे ख़ारजा पूरा एक्टिव हो चुका था, मुतहर्रिक हो चुका था। ये बात करते हैं अमरीका का कोई रोल नहीं है। अमरीका का रोल है, हमने दोनों ममालिक से राब्ते किए, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए इक़दाम किए, दोनों को मेज़ पर लाने के लिए बातचीत की। ये सारा हमने सालिसी का किरदार इसलिए किया क्योंकि ये मामलात हमें ख़तरनाक होते हुए दिखाई दे रहे थे कि 2 एटमी क़ुव्वतें अगर एक दूसरे के साथ लड़ेंगी तो मामलात कशीदा होंगे। वो एक दूसरे से पत्थरों से थोड़ी लड़ेंगी, डंडों से थोड़ी लड़ेंगी। ये अब खुद कॉमन सेंस की बात है कि 2 एटमी ममालिक, एटमी ताकत जिनके पास हो, वो अगर जंग करते हैं तो इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस फार बियॉन्ड द बॉर्डर। ये सिर्फ 2 ममालिक की जंग नहीं होगी, आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे, जहां पर जो है सैकड़ों न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हो। तो आप खुद तसव्वुर करें। तो अमेरिका ने अपने रोल को डिफाइन किया और भारत को कहा कि बकवास ना करें, आप झूठ ना बोलें। ये एक शटअप कॉल दी, इनडायरेक्टली उनको ये बताने के लिए कहा कि हमारा आप रोल जो बार बार डिनाई कर रहे हैं, हमारा रोल था। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, भारतीय अवाम मोदी सरकार के पैर पकड़ने के लिए, उसके सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार है कि खुदा का वास्ते बस कर दो, बस कर दो इन वर्दियों का इस्तेमाल करना। किन वर्दियों का इस्तेमाल करना? कौन बनेगा करोड़पति, कोई शो है उनका, और उस शो में नाज़रीन कर्नल सोफिया कुरैशी और एक विंग कमांडर विवेका सिंह को दावत दी गई। तो अब मोदी सरकार अपनी सियासी साख को बचाने के लिए इन फौजी वर्दियों का इस्तेमाल करिए। तो लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल गोल स्कोरिंग के लिए खुदारा इन वर्दियों का इस्तेमाल न करें, हमें पता है कि आप कैसे हैं। और नाज़रीन, वो जो एक टीज़र पहले अपलोड किया गया था उस पे तो मीम्स का अंबार लग चुका है। कमेंट सेक्शन आप देखिए, कमेंट सेक्शन में भरमार लग चुकी है, तनकीद की तनकीद ऐसी की जा रही है मोदी के ऊपर कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, भारत के अंदर खुद भारतीय अवाम बेचारी जो है वो मोदी से कह रही है बस कर दे, हमें पता है कि आपने क्या किया, हमें आपके रोल का भी पता है आपने क्या रोल प्ले किया। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।